मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचारी इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज बच्चों हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता भाग 2 के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, इस बारे में बहुत पहले तक तो मतभेद थे, लेकिन अब इतिहासकारों में आम सहमति बन गई है। इतने विशाल और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में फैली और अनेकों महत्वपूर्ण नगरों वाली ये जो यह हड़प्पा सभ्यता, इसका पतन किसी एक कारण या एक आकस्मिक घटना विशेष से नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न कारणों के संयोग से इसका विनाश हुआ। इस बात को लेकर अब विद्वानों में एक मत्ता है, सहमति बन गई है। और ये जो अनेक कारण हैं, उसमें हम सबसे पहला कारण ले रहे हैं पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता। पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता और अनुकूलता, ये जैसे इस सभ्यता की समृद्धि पर आधारित थी और इसी की प्रतिकूलता उसके विनाश का कारण बनी थी। इस संबंध में हमें 3 मत मिलते हैं। पहला मत है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये कहता है कि इस सभ्यता के निवासी अपने पर्यावरण को अत्यधिक उपयोग में ले रहे थे और सूखा बना रहे थे। खासतौर से तांबे और कांसे के उत्पादन के लिए, ईंट पकाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए लाखों मन लकड़ी जलाई गई होगी, जिससे समीपवर्ती क्षेत्र के जंगल और वनस्पति नष्ट हुई और भूमि में नमी में भी कमी आई। चारागाहों का भी अत्यधिक उपयोग हानिकारक सिद्ध हुआ और इससे इन स्थलों की आर्द्रता कमजोर हुई, भूमि की शुष्कता का विस्तार हुआ और ये सभ्यता के अंत के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। दूसरा है नदियों के मार्ग बदलने से। खासतौर से जो कुछ नदियां हैं, उनके लिए कहा जाता है कि ये अपना मार्ग बदल देती है। रावी नदी के लिए भी विशेष रूप से कहा जाता है। और मार्ग बदलने के कारण कुछ बस्तियां उजड़ गई होंगी या भूकंप और किन्हीं अन्य भौगोलिक परिवर्तनों के कारण भी नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा। इस संबंध में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। रावी जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप थी, दूर हट गई है और आज भी ये लगभग उस समय से 6 मील की दूरी पर है। इसी तरह से यदि हम देखें कि सरस्वती नदी, जो कि हमें वैदिक सभ्यता के दौरान जिसका बड़ा ही मान सम्मान और जल से उत्पन्न सभ्यता के लिए वो उत्तरदायी मानी जाती थी, वही सरस्वती नदी का भी मार्ग बदलने की वजह से और फिर वो सारा क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। डेल्स, इन्होंने 1968 में कालीबंगा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और इनका कहना है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों का रुख परिवर्तन उस क्षेत्र में संस्कृति के अंत का मुख्य कारण लगता है। तीसरा मत भी ये रखा गया कि सिंधु सभ्यता के काल में सिंचाई प्रणाली का पारिस्थितिकी सीमाओं से बहुत अधिक उपयोग किया गया, जिसके कारण भी जल स्तर बहुत कम हो गया था। तो पर्यावरण की इस परिवर्तन ने भी इस सभ्यता को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया था। दूसरा कारण बाढ़ को माना जाता है। नदियों में बाढ़ का आना संभवतः आज भी हम देखते हैं, उस समय भी रहा होगा और वहाँ के लोगों के लिए ये प्रकोप रहा होगा। मार्शल को भी मोहनजोदड़ो की विभिन्न सतहों से जो बालू के रूप में बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, इसी तरह से मैके ने भी मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के प्रमाण रेत की तह से स्पष्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का विनाश हुआ है। उनके अनुसार
एक बार लगभग 2000 ईसा पूर्व में आई और दूसरी लगभग उससे एक शताब्दी बाद आई थी। तो ये भी सभ्यता के विनाश का बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, विशेषकर मोहनजोदड़ो में नगर नियोजन के अंतिम चरण में नागरिक जीवन में जो विनाश दिखाई देता है, मकान बनाते समय सड़कों एवं नालियों का अतिक्रमण होने लगा था। तो इसी प्रकार के बहुत से अन्य संकेतों से प्रशासनिक शिथिलता की जानकारी मिलती है। एक अन्य कारण विदेशी आक्रमण को भी सभ्यता के विनाश में देखा जाता है और इसके उदाहरण इतिहास पुरातत्ववेताओं ने दिए हैं मोहनजोदड़ो के यहाँ से, जहाँ उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था जो खुदाई हुई थी उसमें असुरक्षा और हिंसा के कुछ चिन्ह दिखाई मिलते हैं। एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल दिया गया था। नई किस्म की कुल्हाड़ियों भी वहां पर देखने को मिलती है और हड़प्पा के परवर्ती या बाद की अवस्था के एक कब्रिस्तान से भी नए किस्म के मृदभांड मिले हैं जो नए लोगों के आगमन का सूचक है। बलूचिस्तान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थलों से भी नए किस्म के मृदभांड मिले हैं। ये सभी तथ्य विदेशियों के आगमन या आक्रमण का संकेत देते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। बहरहाल ये निश्चित है कि ये नए लोग भले ही चाहे आर्य रहे हों या अन्य रहे हों, इतनी तादाद में नहीं आए थे कि ये उन प्रदेशों को कुचल सकते हैं। यद्यपि वैदिक आर्य सप्त सिंधु के प्रदेशों में ही बस गए थे। हमारे पास इस बात का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों और आर्यों के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ होगा। तो भी ये विविध कारण इस सभ्यता के पतन के देखे जा सकते हैं। अगला हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता, उत्तरजीविता और भारतीय संस्कृति को देन। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का अपना विशिष्ट स्थान है। न केवल ये भौगोलिक आकार की दृष्टि से अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में विशालतम थी, बल्कि अनेक अर्थों में एवं अनेक दृष्टियों से यह नव सृजनशील एवं युग प्रवर्तनकारी भी रही थी। हड़प्पा सभ्यता के उद्गम एवं आरंभिक काल की जो नवीन तिथियां मिल रही है, उससे भी ये संकेत मिलता है कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने सर्वप्रथम नवीन आदर्श और रचनाएं प्रस्तुत की थी, जैसे सुनियोजित नगरों का निर्माण, कुशल जल निकास प्रबंधन या नालियों का प्रबंधन, विस्मयकारी जल संग्रहण प्रबंधन जो धोलावीरा से मिला है। इसके अलावा विपुल सामुद्रिक व्यापार का प्रतीक लोथल का गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, धोलावीरा से प्राप्त विशाल शैल उत्कीर्णित या रोकट जलाशय, विशाल स्टेडियम धोलावीरा से मिला है, कपास की खेती, योग एवं साधना की परंपरा, ये सारी चीजें इस बात को रेखांकित करती हैं। खासतौर से इसमें मोहरें हैं, कलात्मक सौंदर्य की पराकाष्ठा को रेखांकित करती हुई जो मोहरें हैं, ये भी एक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इसको श्रेष्ठतम साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता का आदर्श प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार जिसके प्रसार के विस्तृत भूभाग में एक अद्भुत सांस्कृतिक समानता के साथ क्षेत्रीय विशेषताओं का भी सम्यक मिश्रण दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला, शिल्प कला, इसके भी अनेक तत्वों ने परवर्ती भारतीय कला को प्रभावित किया है। दुर्ग स्थापत्य एवं सुरक्षा प्राचीरों का जो स्वरूप हमें हड़प्पा सभ्यता ने प्रस्तुत किया है, वह बाद के काल में भी दुर्ग निर्माण की कला का आधार बना होगा। मोहनजोदड़ो से जो हमें ईंटों के चिन्ह मिले हैं, ईंटों के 24 चौकोर स्तंभों वाले सभा भवन की परंपरा
हमें वहाँ मिलती है। इसमें भी हमें पाटलिपुत्र का 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियों वाला मौर्य राजभवन मिला है, उसी तरह का। इसी तरह से अशोक के वृषभ शीर्ष युक्त स्तंभ में वृषभ के निर्माण की पृष्ठभूमि में सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किए गए वृषभ के बहुत ही सजीव और स्वाभाविक अंकन को देखा जा सकता है। तो कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मौर्य काल या शुंग काल की यक्षिणी की मूर्तियों को सिंधु हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति से जोड़ा जा सकता है। हड़प्पा निवासियों की आभूषण प्रियता एवं श्रृंगार प्रसाधन के प्रति जागरूकता, ये भी हमारे जीवन में आज भी सामाजिक जीवन में देखी जा सकती है। खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, उद्योग, शिल्प के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों ने अनेक प्रकार के नवीन प्रयोग तकनीकें प्रस्तुत की, जो बाद में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग बन गई थी। कपास और धान की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने आरंभ की थी। अनेक पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया था, बैलगाड़ियां चलाई। मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ भारत के सामुद्रिक व्यापार की नींव भी उन्होंने रखी। ये समकालीन विश्व के सबसे बड़े निर्यातक थे। तो ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के नाविकों ने बहुत पहले ही समुद्री हवाओं के मार्ग को खोज लिया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त कुछ चिन्ह जैसे स्वस्तिक, चक्र, वृषभ, हाथी आदि बाद में आहड़ सिक्कों पर भी मिलते हैं। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि सिंधु लिपि से ही बाद में ब्राह्मी लिपि विकसित हुई है। सिंधु सभ्यता गणित की जन्मस्थली है। उनके पास संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे, गुणा योग के गणितीय क्रियाएं वे कर लेते थे। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में मिली है। यह परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल तक चलती रही है। सिंधु सभ्यता से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी उदाहरण मिले हैं। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी बहुत जीवंत रूप में आज भी दिखाई देता है। जैसे देवी पूजा या शक्ति पूजा आज भी हमें मातृ देवी की उपासना के रूप में देखने को मिलती है। पशुपतिनाथ शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदिकाएं से याज्ञिक और धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता से ही हमें धार्मिक जीवन के अनेक तत्व जैसे वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, जल की पवित्रता, मंगल चिन्ह आदि का प्रयोग आज भी भारतीय समाज में जीवंत रूप में दिखाई देता है। तो इस सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं।